निर्देशक तत्वों का न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकारों के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस स्रोत में अपनाया गया है? जल्दी बताइए। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का न्यायोचित है या गैर न्यायोचित है, इन अधिकारों के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस स्रोत में अपनाया गया है? एक्चुअल में आपको पता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, डीपीएसपी जो होता है वो कोर्ट में उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते, उसे न्यायालय की परिधि से बाहर रखा गया है। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है और भाग 3 में ये चर्चा किसकी है भैया? भाग 3 में चर्चा है मौलिक अधिकारों की। तो न्यायोचित और गैर न्यायोचित की बात अगर किया जाए तो कहां से लिया गया ये पूछा जा रहा है। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, सबको जुड़ जाना है और सबको सेशन एक बार शेयर भी कर देना है। संतोष कुमार, कनक जी, अनुराधा, चलिए सब लोग उत्तर दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर हो जाएगा डीपीएसपी के संबंध में आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जो भारत एक राज्यों का संघ है यह बताती है? भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुसूची में है? भारत में संविधान जब बना तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। संविधान में कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची। कितने भाग? तो 22 भाग। तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। जब संविधान बना था उस समय 8 अनुसूची थे। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जब संविधान बना उस समय कितनी अनुसूचियां? 8, लेकिन वर्तमान में कितनी? 12। इन 12 में से कौन सी अनुसूची है, कौन सी शेड्यूल है जिसमें इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है? जल्दी बताओ, फटाफट सभी लोग उत्तर देंगे। सबको आंसर करना है, आंसर क्लिक करना है, एबीसीडी आंसर देना है आपको। चलिए, सबको शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पहली अनुसूची भारत, नोट कर लो, पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची वेतन, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ ग्रहण, शपथ जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र की चर्चा। छठी अनुसूची असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। और 7वीं अनुसूची, 3 सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये किसमें? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर निगम। याद कर लो। तो पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। संविधान बना तो कितनी अनुसूची? 8। अब कितनी अनुसूची? 12। संविधान बना तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 14। अब कितनी? 22। याद रखिएगा। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान, चलिए बताइए। स्मृति भारद्वाज, रूबी रंजना, नैयर जी, अन्ना सिंह, सभी लोग का नाम पढ़ रहा हूं भाई, सबका कमेंट भी देख रहा हूं, क्या उत्तर दे रहे हैं आप? शशि कुमार, नैयर साहब, संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य कौन नहीं है? पढ़िए ध्यान से। देश की रक्षा करना, आवाहन करने पर राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल है जी। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं को सम्मान के विरुद्ध हो। तब खुद ही जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसकी बात करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करना ये भारत के नागरिकों का कर्तव्य नहीं है। ये भी कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य, ये भी कर्तव्य है। इसका उत्तर कौन कर्तव्य नहीं है? तो ये सी वाला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। आपको बता दें, जब संविधान बना तो कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी नहीं। संविधान बना तो कितने मौलिक कर्तव्य? एक भी नहीं। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? अगला क्वेश्चन पूछेगा। 1976 कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संशोधन। किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये वही स्वर्ण सिंह है जो पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में 10। और किस संशोधन से? 42वां संशोधन। ये वही 42वां संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है। रट लीजिए, 42वां संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। 1976 में हुआ, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन बाद में 2002 में, नोट कर लो भैया, 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। यानी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11। पहली बार मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए कब? 1976 में। संविधान बना उस समय कितने मौलिक कर्तव्य? एक भी नहीं। चलो भैया, स्वर्ण सिंह समिति का नाम याद रखना। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय क्या है? आर्थिक योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग, किस में आता है? बताइए। इकोनॉमिक प्लानिंग संविधान के किस सूची में आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। बताइए, इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आता है? इस सूची में आता है, यह पूछा जा रहा है। यह आता है समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन संविधान के समवर्ती सूची में आता है। सुन लीजिए मेरी बात, ऐसा कोई विषय जिस पर केवल कानून केंद्र बनाए उसे बोलते हैं हम लोग संघ सूची, यूनियन लिस्ट। और ऐसा कोई भी कानून जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, ऐसा कोई विषय, तो उस विषय को बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और ऐसा कोई विषय जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। तो भैया, आर्थिक योजना या आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, समवर्ती सूची का हिस्सा है, कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। चलिए लगातार जुड़ जाइए, मैं देख रहा हूं कौन कौन उत्तर दे रहे हैं। जो में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया है, अभी बताया हूं 12वां अनुसूची। अब बताओ, अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, SC ST एरिया की बात किस अनुसूची में की गई है? तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं? हम सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, कौन कौन आंसर दे रहा है? प्रशांत दास, रुचि, नीतीश जी, चलिए एग्जैक्ट, मनोज अय्यर, प्रियंका, सभी लोग उत्तर दीजिए, मैं देख रहा हूं।
चलिए सब लोग देखो क्या उत्तर देते हैं भाई। अनुसूचित जाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, मैंने बोला पहली अनुसूची भारत राज्यों का संघ, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा और पांचवी SC ST एरिया। कोई क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित करना है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो पांचवी अनुसूची के तहत इसकी घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। याद रखना, अनुसूचित जाति क्षेत्र किसी बिहार के, मान लो बिहार का एरिया है, अब बिहार में मान लो हमें हाजीपुर को घोषित करना अनुसूचित जाति क्षेत्र, तो पांचवी अनुसूची के तहत इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे भारत के, द्रौपदी मुर्मू। तो चलो भैया, तो पांचवी अनुसूची में पढ़ता है, भूलना मना है। इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक सवाल छूटने नहीं जा रहा है। भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, भारतीय संविधान की यूनियन लिस्ट। अभी बताया हूं कि ऐसा विषय जिस पर कानून और निर्णय सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है उसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। इनमें से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट में नहीं है? रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे। ये तो देख कर ही लग रहा है भैया, रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, कृषि। कौन इसमें संघ सूची का हिस्सा नहीं है? रेलवे किस सूची का हिस्सा है जी? आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, एग्रीकल्चर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, कृषि सही हो जाएगा। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन भारत को लोकतांत्रिक राज्य के रूप में वर्णित करता है? इनमें से कौन भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में वर्णित करता है? जल्दी बताओ। भारत को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामना। जल्दी से जुड़ जाओ मेरे भाई। खमठोक कौन घोषणा करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है? अगर आपने पढ़ा होगा संविधान के पहला पन्ना तो आपको पता होगा, मूल अधिकार प्रस्तावना 7वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य कौन घोषित करता है? बहुत इजी सवाल है भैया, बहुत ही इजी और शानदार सवाल है। प्रस्तावना, भारत की जो प्रियम्बल है बच्चों, भारत का जो प्रियम्बल है प्रस्तावना है, यह घोषित करता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रियम्बल, प्रस्तावना याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं राष्ट्रपति पद्धति में, यानी राष्ट्रपतीय पद्धति का मतलब होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इंडिया में शासन की कौन सी प्रणाली है? लिख लीजिए, संसदीय प्रणाली। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो राष्ट्रपतीय पद्धति में कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपतीय पद्धति में, अगला क्वेश्चन है ये, पढ़िए जल्दी से। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में? जल्दी उत्तर दीजिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? निहित होता है भैया, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपतीय पद्धति में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। और यह प्रणाली कहां है? लिख लीजिए, अमेरिका में। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से भारतीय संविधान की क्या विशेषता नहीं है? संसदनात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या संघात्मक सरकार? जल्दी बताइए, भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है? तो भैया पहली बात की अभी बताया हूं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है, संघीय सरकार भी है। अभी बताया भारत राज्यों का संघ है, तो क्या होगा? अभी बताया हूं भैया कि भारत में संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में चलता है, तो आंसर हो जाएगा बी। भारत के संविधान की यह विशेषता नहीं है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला ये भाई, जल्दी से सेशन एक बार सभी लोग दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किसका है? राज्य हर जगह है। राज्य मतलब स्टेट, यानी सरकार, गवर्नमेंट। राज्य का मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हर जगह है। जहां भी जाइए, रेल में जाइए वहां भी गवर्नमेंट, डिफेंस में जाइए वहां भी गवर्नमेंट, एजुकेशन में जाइए हर जगह सरकार घुसा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर नहीं। तो भैया राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किसकी व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य का, कम्युनिस्ट राज्य का, लोकतांत्रिक राज्य का, पुलिस राज्य का, जिसमें सब कुछ राज्य है, पब्लिक कुछ भी नहीं है, सब कुछ राज्य, प्राइवेट में कुछ नहीं, निजी किसी की संपत्ति नहीं होगी, सब सारी संपत्ति किसके पास होगा? संपत्ति पर अधिकार किसकी होगी? सरकार की। कोई निजी सामान नहीं होगा। यह बात किसमें आता है? जल्दी बताओ, समझा दिया हूं। किसमें आता है? साम्यवादी, कम्युनिस्ट राज्य। राज्य की अवधारणा, राज्य का पावर किसमें भैया? कम्युनिस्ट। जहां सब कुछ प्राइवेट हाथों में हो उसे बोलते पूंजीवाद, और जहां पर सब कुछ सरकार के हाथ में हो, राज्य के हाथ में हो, उसको बोलते साम्यवाद। और जहां पर दोनों सरकार और राज्य और प्राइवेट दोनों के पास हो तो उसको बोलते हैं हम लोग समाजवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, अगला प्रश्न पे हम लोग आए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किसका हिस्सा था? अब इतिहास का प्रश्न आ गया, थोड़ा भूगोल मिला हुआ। प्राचीन भारत जो है वो इनमें से किस द्वीप का हिस्सा हुआ करता था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, या कुश द्वीप? आप पढ़ते होंगे, मंत्र पढ़ते होंगे, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किसका हिस्सा था? गलत उत्तर देने पे कान पे एक चपाट लगेगा भैया, ये सही उत्तर देना है। चलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। हम लोग मंत्र में भी पढ़ते थे, आंसर होगा जम्बू द्वीप। भारत जम्बू द्वीप का हिस्सा था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? जल्दी उत्तर भाई, फटाफट। ग्रीक मतलब इसी को यूनानी भी बोल दो, ग्रीक भाषा को ही यूनानी भाषा भी कहते हैं। सही उत्तर होगा ग्रीक। ग्रीक भाषा में पहली बार इंडिया शब्द का उपयोग किया गया। रट्टा मार लीजिए, ये वही ग्रीक है, ये वही ग्रीक है जहां जिसके देश का नाम है ग्रीस, और ग्रीस जो है इसकी राजधानी है एथेंस। लिख लीजिए, ग्रीक लैंग्वेज ग्रीस का लैंग्वेज है, और ग्रीस की राजधानी है एथेंस, और ग्रीस से ही शुरू हुआ था ओलंपिक खेल।
ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ था ग्रीस से। ग्रीस का पुराना नाम है यूनान। जो प्राचीन काल में यूनान था आज वही ग्रीस है। ग्रीस की राजधानी कहां है बच्चों? एथेंस। नोट कर लीजिए। तो ग्रीक भाषा में पहली बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणी सीमा, भारत की जो मेन भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी सीमा, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछ रहा है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा यानी ये पॉइंट कन्याकुमारी। बोल रहा है कितने डिग्री आता है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या उत्तर होगा? भारत की शुरुआत कहां से होता है जी? भारत का जो सीमा रेखा है कितने डिग्री? उत्तर क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट नोट कर लीजिए। 8 डिग्री 4 मिनट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन सभी लोग का उत्तर में पढ़ रहा हूं। जो है संतोष राय, श्रेया एग्जैक्ट, ये भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड लाइन है। आप जानते हैं पूरे दुनिया का जो स्टैंडर्ड लाइन है, पूरे दुनिया की जो टाइमिंग है वो निकालते हैं हम 0 डिग्री से। पूरे दुनिया की टाइम 0 डिग्री देशांतर से निकालते हैं, उसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। 0 डिग्री को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो पूछा जाता है भारत का जो प्राइम मेरिडियन है, भारत का जो ग्रीनविच है वो कितने डिग्री को कहते हैं? जल्दी बताइए। भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है? जल्दी सबका उत्तर चाहिए, फटाफट उत्तर दीजिए। बढ़िया प्रश्न लाया हूं, मार्वेलस प्रश्न लाया हूं, क्योंकि याद रखिए जीवन में तकलीफें हर इंसान के पास है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पुराना कोई ऐसा घाव है जो रिस रहा है, पढ़ने नहीं देता, मेहनत नहीं करने देता, पर भूल जाइए 4 महीने कि आपके साथ हुआ क्या था। लगा दीजिए, आप वो लकीर खींच दीजिए जो पीछे और आगे के सारे घाव भर दे। मेहनत करना है, सब कुछ भुलाकर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इन 3 महीनों में कुछ नहीं बदलेगा, ना कुछ घटेगा, ना कुछ बढ़ेगा। अगर मेहनत कर दिए तो इतिहास जरूर बनेगा। चलो भैया, भारत का प्राइम मेरिडियन कितना है? याद रखिए इस बात को, 82 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट। ये कई राज्यों से गुजरती है। वैसे इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। नैनी या मिर्जापुर लिख सकते हैं आप, मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री ईस्ट को बोलते हैं भारत का प्राइम मेरिडियन। घबराओ मत, बस तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। चाहे हमको पूरी रात लाइव आना पड़ेगा लास्ट में, पर आएंगे, लेकिन आपका पूरा सिलेबस इस यूट्यूब पे हम खत्म करेंगे। 100 में से 90 सवाल हम कोशिश करेंगे कि हमारे सेशन से आपका आए। चलिए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का नाम बताइए जहां से गुजरती है। अभी बताया हूं, भारत का जो प्राइम मेरिडियन है 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है? किसके आसपास से गुजरती है? दिल्ली के पास से, कोलकाता के पास से, इलाहाबाद के पास से या भोपाल के पास से? जल्दी बताओ कहां से गुजरती है प्राइम मेरिडियन? तो सही उत्तर होगा, अभी बताया हूं, इलाहाबाद के पास नैनी, मिर्जापुर, वहां से गुजरती है। तो आंसर होगा इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के कर दिया गया प्रयागराज। और एक जीके नोट कर लीजिए, इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद अकबर ने दिया था। अकबर ने इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद दिया। और सुन लीजिए, बताओ, इलाहाबाद में अकबर ने एक लाल किला भी बनवाया। भारत में 3, जब शासक था इंडिया का अकबर, उसने 3 लाल किला बनवाए। पहला लाल किला इलाहाबाद का लाल किला, दूसरा लाल किला आगरा का लाल किला और तीसरा लाल किला लाहौर का लाल किला। अकबर ने कितने लाल किला बनवाए? नोट कर लो, 3 लाल किला, इलाहाबाद, आगरा और लाहौर का लाल किला। लेकिन दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, यह भी नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? पूछ रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री। आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री के बीच, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड का प्राइम मेरिडियन जिसको जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, इसके बीच टाइम का क्या डिफरेंस है? टाइम डिफरेंस पूछ रहा है। क्या दिक्कत है? अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, 82.5, 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का अंतर होता है जी। तो गुणा 4 कर दिए, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 × 2 = 10 और 4 × 8 = 32 और 1 = 33, 330 मिनट। और 330 मिनट में अगर 60 से भागा देंगे तो 6 घंटा आ जाएगा, सॉरी 5 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। 5 घंटा 30 मिनट, यानी 0 डिग्री से 82 डिग्री तक जाने में टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट प्लस। हम प्लस क्यों लगा रहे हैं भाई? जब भी पूरब में जाइएगा ना आप तो हमेशा टाइम प्लस होता है, अब पश्चिम जाना होता तो माइनस में। क्योंकि इंडिया पूरब में है कंप्लीटली, इसलिए पूरब जाना था तो 82.5 डिग्री ईस्ट जाएंगे 0 से, तो 82.5 जितना डिग्री चलेंगे गुना 4 कर देना है, उतना मिनट होगा, फिर घंटा बदल देना है, तो 5.5 घंटा। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का टाइम 5.5 घंटा। अगर आपसे पूछे ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना 0 डिग्री, ये गुजरती है लंदन के पास से। अगर पूछे कोई लंदन में बज रहा है 5, तो बताइए दिल्ली में क्या बजेगा? तो 5.5 घंटा जोड़ देना है, 10:50, 10:30 मिनट। लंदन में बज रहा है इतना, तो छपरा में क्या बजेगा? लंदन में बज रहा है इतना, तो सिवान में कितना बजेगा? पूरे भारत में कहीं भी बजने के लिए पूछ ले, बताइए नागपुर में कितना बजेगा? कन्याकुमारी में, इंडिया में एक ही को टाइम है, तो 5.5 घंटा प्लस करके उत्तर दे देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भारत का धूर दक्षिणी भाग, भारत में जो सबसे निचला बिंदु है वो भूमध्य रेखा, यानी आप जानते हैं ना भूमध्य रेखा का मतलब? भूमध्य रेखा का मतलब इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं इक्वेटर, अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं इक्वेटर। धरती के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है ना, इसी को इक्वेटर कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इंडिया का जो सबसे निचला हिस्सा है वो इक्वेटर से कितनी दूरी पर है, ये पूछ रहा है। इंडिया का सबसे दक्षिणतम हिस्सा जो है वो इक्वेटर से कितनी डिस्टेंस पर है, ये पूछ रहा है। 776, 867, 876 या 916 किलोमीटर। जल्दी बताओ, भारत का दक्षिणी भाग इक्वेटर से कितनी दूरी पर है? 76 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम हिस्सा 876 किलोमीटर है। एक सवाल नहीं छूटना चाहिए, हर सवाल कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं। आगे आ जाओ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत शानदार सवाल। इंडिया की जो स्थलीय सीमा है, भारत के भूगोल का सबसे मार्वेलस सवाल। भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? देखो, 2 तरह की सीमा है। भारत की जलीय सीमा भी है बच्चों
और स्थलीय सीमा भी है, समझ जाइएगा थोड़ा, मैं बना रहा हूं उसको देख लीजिए। मान लीजिए तो भारत की स्थलीय सीमा का मतलब ये वाली सीमा, अब भारत के जलीय सीमा का मतलब ये वाली सीमा। तो पूछ रहा है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बता दें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब भारत के जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। तो भैया पूछ रहा है भारत के जलीय सीमा नहीं, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आंसर क्या होगा विद्यार्थी जी, 15,200। लेकिन अगर जलीय सीमा पूछे इसका दो उत्तर होगा, अगर खाली मेन लैंड में पूछे तो 6100 किलोमीटर। इसमें द्वीप को जोड़ दीजिए, आइलैंड को भी ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 6300, इसमें जोड़ दीजिए और 7516.6 हो जाता है। अगर उसमें द्वीप को भी ऐड कर दीजिएगा ना तो 7516, खाली मेन लैंड को जोड़िएगा तो 6100 किलोमीटर। लेकिन स्थलीय सीमा 15,200, जलीय सीमा में दो आंसर, खाली लैंड वाला पार्ट ले लें तो 6100, उसमें आइलैंड को भी जोड़ दे तो 7516 किलोमीटर। क्लियर है। और भारत का क्षेत्रफल पूछे तो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का टोटल एरिया फोन नंबर जैसा याद कर लो, 32,87,263। अब ऐसे याद करोगे 32,87,000 तो हो गया गुनागणित, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। दुनिया में भारत कितवां स्थान पे है जी, विश्व में भारत का 7वां स्थान है, विश्व में भारत का 7वां स्थान है मेरे दोस्त। गई है याद, चलो भैया, तो ये पता चलना चाहिए, उसका जो धा है पड़ोस में पता चलना चाहिए कुछ हो रहा है बड़ा काम। तो चलो भैया, द्वीपों सहित, अच्छा क्वेश्चन अभी मैंने बताया है, आइलैंड को मिलाकर भारत में तटरेखा की कितनी लंबाई है। अब ये पूछ रहा है, इसका उत्तर नहीं दिए तो कनपट्टी पे जाएगा, एक नहीं दो। चलो भैया, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई बताओ दोस्त कितना है। अभी बताया हूं 7516.6 या 5 दोनों चलता है, 7516.6 किलोमीटर। याद कर लीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के हिसाब से हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया जी, नंबर 1 आ गए। आजादी मिली थी तो हम 33 करोड़ थे, आज 140 करोड़ हो गए, कम अचीवमेंट है। आगे आइए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है जी, शानदार और आसान सवाल, शानदार सवाल भाई। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछ रहा है आपसे, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है आपसे पूछा जा रहा है भाई, जो भी है ऐसे पूछ रहा है आपसे। भारत की जो है, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई मतलब ये पूछ रहा है। अब पूरब से पश्चिम दोनों बता दीजिएगा, कमेंट में दोनों कर दीजिएगा आप लोग, कमेंट में दोनों बताइए। पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। लेकिन पूछा जाए पूरब से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर, दोनों नोट कर लो। पूरब से पश्चिम टोटल लंबाई 2933, उत्तर से दक्षिण 3214। आंसर ये हो गया, छोड़ने नहीं देंगे, वो होगा जो पहली बार हो रहा होगा। चलो भैया नेक्स्ट आ जाओ। इतनी मेहनत करो कि अंदर से गट्स पैदा हो जाए कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। या रिजल्ट सीट बनेगा तो हमारे नाम के बिना नहीं बनेगा, अगर रिजल्ट बनता है तो हमारा नाम उसमें मेरा रोल नंबर ऐड होगा। इतनी मेहनत करेंगे। भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई देखो पूछ भी लिया, वही क्वेश्चन तो 2933 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन अभी बता ही दिया, इसका आपको आंसर। आगे आइए नेक्स्ट आ जाओ भाई। भारत की तटरेखा की लंबाई, मेन भूमिका नहीं, मेन भूमिका पूछ रहा है, मेन भूमिका आइलैंड को हटाकर इसका पूछ रहा है कितनी लंबाई है। अभी बताया हूं 6500, 6175, 6200 किलोमीटर, 6100। जमीन की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, आइलैंड को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 7516। भूलना मना है। जनसंख्या में हमारा पहला स्थान, जनसंख्या में हमारा पहला स्थान, और क्षेत्रफल में हमारा 7वां स्थान। आगे आइए, भारत का क्षेत्रफल लीजिए, एक नया सवाल, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। हम 7वें नंबर पे है क्षेत्रफल में, तो पूछ रहा है 7वें नंबर पे, ठीक बात है, पर कितना है भारत का एरिया दुनिया में, पूरे विश्व के एरिया का भारत का एरिया कितना प्रतिशत, 2.2, 2.4, 2.8 या 3.2%। जल्दी बताइए। एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और सबको आंसर देना है, क्योंकि एक बार आंसर देते हैं गलत होता है, जब आपको तब आंसर पता चलता है तब आप कभी नहीं भूलते, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, सिर्फ सुनेंगे तो चीजें याद रहेंगी, तुरंत खत्म हो जाएंगी, लेकिन गलती करके सीखते हैं तो हमेशा याद रहता है। इसलिए सबको कमेंट करना है, क्योंकि इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आपके एग्जाम तक हम टिके रहेंगे। रात रात भर भी लाइव लेना हो तो लेंगे, लेकिन आप किसी भी कोने में या तो कहीं पढ़ाते हैं टीचर होकर के आप, या आपके पास मजबूरी है पटना नहीं आ सकते, हम आप तक पहुंचेंगे इस माध्यम से हर कोने में। बस आप अपने अंदर जज्बा रखिए मेहनत करने का। 2.4%। नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का टोटल एरिया जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें कितना एरिया है जो 2135 2135 मीटर या उससे अधिक के अंतर्गत आता है। चलिए, यस राज हिस्सा 2135 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है, यानी पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। कितना है भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.7%। 10.7% हिस्सा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत या पहाड़ी का हिस्सा आता है। संपूर्ण, वही सेम क्वेश्चन है, बदल दिया भाषा। संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा पर्वत या पहाड़ी के अंतर्गत आता है, जल्दी बताइए। 10.7%, 18.6%, 29.3%, जल्दी बताइए कितने परसेंट भाग आता है आप लोग। तो कमेंट से क्या होगा कि हम जानेंगे कि आपका कितना क्या चल रहा है, कितना परफॉर्मेंस आपका चल रहा है। आगे आ जाइए। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है, कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार है।
कितने परसेंट पे प्लेट्यू है? तो प्लेट्यू करीब 28% भाग पर है। ऑप्शन में चूंकि नहीं है तो 27.7%, 27.7% ऐसा क्वेश्चन भी आया करता है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? संपूर्ण भारत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने परसेंट पे पहाड़ हो गया जी? तो 29%। कितने परसेंट पे पठार हो गया जी? याद कर लो 28%, 1% कम। और कितने परसेंट पे मैदान है? अगला क्वेश्चन यही है, कितने परसेंट पर मैदान है? बताइए, 10.7, 18.6, 27.7 या 43%। तो मैदान सबसे ज्यादा है भैया, 43% पर क्या है? मैदान का विस्तार है। चलिए सब लोग उत्तर दीजिए, कमेंट सबका पढ़ रहा हूं, क्योंकि बिना उत्तर दिए नहीं होगा, सेशन हारना होगा। क्योंकि करत करत अभ्यास की जलमती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर प्रति निशान। दुखों से कभी घबराना नहीं है। राहत इंदौरी का लाइन याद रखिए आप, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। चलो भैया, संपूर्ण भारत के तो हो ही गया। नेक्स्ट आ जाओ, 43%। संपूर्ण भारत के 43% हिस्सा पर क्या है? मैदान है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाओ, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? प्रादेशिक तट सीमा, टेरिटोरियल वाटर, भारत की प्रादेशिक सीमा कितने किलोमीटर की, कितने समुद्री मील की दूरी पर है? भारत की पर मील 24 मील, 111 मील या 200 मील, मतलब नॉटिकल मील होता है। कितने नॉटिकल माइल की दूरी पर माना जाता है टेरिटोरियल वाटर? तो 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल इसका सही उत्तर होगा। फटाफट, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे शेरों, आग लगा देनी है, वो लकीर खींचनी है जो आने वाली पीढ़ी के लिए नजीर बन जाए। चलो भैया, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक होता है? प्रादेशिक भारत का जो संलग्न क्षेत्र है, प्रादेशिक टेरिटोरियल जो सीमा हमने पढ़ा 12 नॉटिकल माइल, उसके आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर होता है? जल्दी उत्तर, फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए। भारत का संलग्न क्षेत्र कितने किलोमीटर दूरी तक होता है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी उत्तर। आगे तक होता है, 24 मील आगे तक होता है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। भारत में कितने राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट शानदार सवाल, भारत में कितने राज्य हैं जिसको समुद्र छूता है? भारत में कितने राज्य हैं जिसको समुद्र छूता है? अंशु, शिखा, शीला कुमारी, सबा, चलो जल्दी, यदुवंशी, चलिए फटाफट फटाफट उत्तर दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए, क्योंकि आंसर देने से क्या होता है ना कि आपकी गलती होगी। ठीक है, गलती होना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, गलती करेंगे तब तो सीखेंगे। गलती होना है, लेकिन गलती के बाद जब हम सीखते हैं तो उसकी कोई मिसाल नहीं होती, जिंदगी भर नहीं भूलते हम। तो भैया आंसर देना है, ये सही तरीका है। भैया कितने राज्य को छूता है कौन? इस पर थोड़ी सी क्लास लूंगा आपका। 9 राज्य को छूता है समंदर, थोड़ी सी क्लास ले लूंगा आपकी, ध्यान से देख लीजिए, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन बनने वाला है। यहां से भारत में इधर यहां पर है बंगाल, पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू भी लिख दिया, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद छूता है कौन? उड़ीसा मेरे दोस्त, उड़ीसा। उसके बाद छूता है कौन? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन छूता है? तमिलनाडु, क्रम से है ये। उसके बाद केरल, उसके बाद केरल, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। सब मिला के गिनिए कितने राज्य हो गए? 9 राज्य हुए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भारत के ही 9 राज्य है जो समुद्र को छूते हैं। पश्चिम बंगाल के तट को बोलते हैं बंग तट, पश्चिम बंगाल के तट को बोला जाता है बंग तट। उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट, उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट। आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा, गोलकुंडा तट। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट, तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट। एकदम याद कर लीजिए, बगल में लिख देता हूं। पश्चिम बंगाल को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, उसके बाद गोलकुंडा तट आंध्र प्रदेश को, और पायन तट तमिलनाडु को। और बता दें, बंगाल उड़ीसा दोनों को मिलाकर देखें तो उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। बंगाल उड़ीसा दोनों को मिलाकर देखें तो उत्तरी सरकार तट गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिला लीजिए, आंध्र प्रदेश। चलिए अच्छा, फेसबुक से जो जुड़े हैं मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। कभी कोरोमंडल तट भूलना नहीं है। पश्चिम बंगाल बंग है तो बंगाल तट, बंग तट। उड़ीसा है तो उत्कल तट, दोनों को मिलाकर उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश को बोलते हैं गोलकुंडा तट, तमिलनाडु को बोलते हैं पायन तट, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट बोलते हैं। कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट। गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। और गुजरात को बोलते हैं कच्छ और काठियावाड़ तट, कच्छ और काठियावाड़ तट। चलिए ये हमारा, इस पर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भारत के 9 राज्य हैं जिसको छूते हैं